तो मैं लेकर के आ चुका हूँ हेल पैराडाइज का सीजन 2 को। तो सीजन 2 को शुरू करने से पहले सीजन 1 का रिकैप ले लेते हैं, जिससे कि ये वाली वीडियो का स्टोरी लाइन अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो चलिए अब इस कमाल की एनिमे कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गाबी मारू होता है और उसे बहुत सारे लोग पकड़ के उसे मारने की कोशिश करते हैं, उसे सर काटने की कोशिश करते हैं, उसे चला करके मारने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन गाबी मारू की जो बॉडी होती है हर समय वो सर्वाइव कर जाती है और गाबी मारू खुद यही चाहता है कि वो मर जाए, पर लेकिन उसकी बॉडी उसे मरने नहीं देती। और इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम यामादा सागरी है। उसके एग्जीक्यूशन को ऑब्जर्व कर रही है और वो ये चीज को समझ जाती है जो गाबी मारू जो बच रहा है उसका फिजिकल टफनेस नहीं है, उसका एक लव यानी कि उसका एक प्यार है जो कि उसके वाइफ के लिए है और इसी की वजह से वो अब तक जिंदा बचा हुआ है। और अब हमें ये पता चलता है कि गाबी मारू को जब ट्रेन किया गया था इवावाकुरे के अंदर में और फिर उसने शादी कर ली विलेज चीफ की बेटी के साथ जो कि बहुत ज्यादा काइंड थी और बहुत ज्यादा समझदार भी थी। और गाबी मारू के लिए जो लाइफ के ऊपर जिसका जो परफेक्टिव था वो पूरी तरीके से उसने चेंज कर दिया और इसी चीज की वजह से गाबी मारू की जिंदगी बदल जाती है। वही सोचता है कि ये विलेज को छोड़ देगा और एक नॉर्मल लाइफ जिएगा अपनी वाइफ के साथ, पर लेकिन उसके साथ धोखा हो जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। और अब यहाँ सागरी ये सभी चीजों को समझने के बाद गाबी मारू के सामने एक ऑफर देती है, उसकी सारी जो ये सजा है वो माफ कर दी जाएगी, बदले में एक मिस्टीरियस आइलैंड में जा करके जिसका नाम हेल पैराडाइज है और उसके अंदर में वो जा करके वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेकर के आएगा रॉयल्स की इमॉर्टलिटी के लिए। और इसके बाद जो रॉयल लोग होंगे वो गाबी मारू को छोड़ देंगे। और गाबी मारू की तरह हम बहुत सारे लोग देख पाते हैं जो किनिमल वगैरह होते हैं, उनको ये ऑफर भी दिया जाता है कि अगर वो एलेक्सर ऑफ लाइफ लेकर के आएंगे रॉयल्स लोगों के लिए तो उनकी गुनाह को माफ कर दी जाएगी। और 10 किनिमल के साथ जिसमें हमारा गाबी मारू भी होता है और कुछ यामादा क्लैन के एग्जीक्यूशनर उनको लेकर के हेल पैराडाइज के लिए निकल चुके हैं। और जब वो सभी हेल पैराडाइज जब पहुंच जाते हैं तब उनमें से कुछ एग्जीक्यूशनर भी मारे जाते हैं और कुछ किनिमल्स भी मारे जाते हैं और इनमें से एक एग्जीक्यूशनर बच करके वापस आ जाता है, जहां पर गाबी मारू उस आइलैंड पर बहुत लोगों से फाइट भी करता है और उसके साथ सागरी भी होती है। पर सीजन के एंड के अंदर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अब यहाँ से रिकैप खत्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 2 की कहानी को। तो कहानी के शुरुआत में हम कुछ रॉयल लोग को देख पाते हैं और उनके सामने 2 एग्जीक्यूशनर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर रॉयल लोग पूछते हैं कि तुमने उस आइलैंड पर क्या देखा, हमें बताओ, क्योंकि वो तुम ही हो जो वहाँ से वापस आ पाए हो। तभी यहाँ पर चिक्का बोलता है और तभी वो बताता है कि कैसे किनिमल लोगों को इकट्ठा किया गया था, किनिमल को इकट्ठा किया गया था एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए, कि कैसे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ ला करके रॉयल्स लोगों की इमॉर्टलिटी के लिए, जहाँ पर किनिमल लोगों के साथ के लिए यामादा क्लैन लोगों को भी बेयर किया गया था, जहाँ पर जो ये चिक्का था वो आजा के साथ था और उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जहाँ पर आजा उसे बचा लेता है। इसीलिए जो चिक्का है वहाँ से वापस आ गया था, जहाँ पर वो आजा से मिलने के बाद वहाँ से वापस जा रहा था, लेकिन जो समुद्र की जो वेव्स थी वो उसको वापस आइलैंड की तरफ ले गई जहाँ से ये लोग चले थे, वापस यहीं पर आ गए थे। और ये सुन रॉयल्स बोलते हैं कि अरे तू आइलैंड पर गया था भी या नहीं, और वहाँ पर तो 60 लोगों से ज्यादा मिसिंग लोग हैं। और हम ये समझ पाते हैं कि जो चिक्का था वो किसी भी तरीके से वापस आ गया था। और तभी चिक्का बोलता है मैं और कुछ तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन अगर तुम उस आइलैंड पर जाना चाहते हो मैं ये कहता हूँ कि मत जाना वहाँ, और जो वहाँ पर जाएगा वो अपनी बेवकूफी को खुद मोलने वाला है। और यहाँ पर जो रॉयल्स लोग होते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पर जो चिक्का के बगल में जो एक और एग्जीक्यूशनर यहाँ पर बैठा था और तभी वो माफी मांगता है अपने किए के लिए और वो ये भी बोलता है कि ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यामादा क्लैन लेने वाला है और इसीलिए मेरी माफी को स्वीकार करे। और तभी वो रॉयल ये सुनकर इसे डांटने वाला, तभी उसका बगल में जो वो रॉयल्स होता है वो बोलते है कि तू इसे जानता भी है जो तू इसे ये बोल रहा है। और ये सुन करके वो रॉयल बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम लोग थक गए होगे, ठीक है कोई बात नहीं। और इसके बाद ये लोग यहाँ पर एक मैसेज पढ़ने लग जाते हैं जो कि सोगन के द्वारा दिया गया है, जहाँ पर यामानास को वापस भेजा जा रहा है सेंजो केप की तरफ और ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया जा रहा है और इसीलिए सबसे सही मेंबर्स को चुना जाएगा वहाँ पर जाने के लिए, जहाँ पर सोगन को चुना जा रहा है ये चीज को डिसाइड करने के लिए। और ये जस्ट वही बनता था जो चिग्गा के बगल में था। और इसके बाद चिग्गा और सोगन यहाँ से बाहर आ जाते हैं और चिग्गा बोलता है कि अरे हम तो प्याले बन के ही रह चुके हैं। और ये सुनकर सोगन थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अरे तेरा बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं रहता। और चिग्गा इसीलिए ये बोल रहा था, उसके बगल में सोगन था। सोगन बोलता है चिग्गा को बस तू अपना बिहेवियर को थोड़ा अच्छा रखा कर, क्योंकि तू एक समुराई है तो समुराई की तरह रहे। और ये सुन चिग्गा सॉरी बोल देता है और जो सोगन होता है उसको ईजिस के प्लेस पर अपॉइंट किया गया है, इसीलिए सोगन को अब सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी चिग्गा बोलता है कि अभी भी हमारे पास कुछ और भी ऐसे किनिमल्स है जिसके साथ हम आइलैंड पर जा सके और उनको भेज सके। और सोगन बोलता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद वो लोग बाबा सिनोबी को भेजने वाले हैं। ये एक ऐसा किनिमल है जिसको न्यू लोगों के साथ सिलेक्ट किया गया था आइलैंड पर, लेकिन उसने सारे किनिमल्स को मार दिया था और उस टाइम पर सोगन ने 4 सिनोबी को सिलेक्ट किया था। और यहाँ पर जो सोगन का जो चीफ था उसने भी ये हाँ कर दी थी कि वो भी इसे असेस करेगा। और इसके बाद वो चीफ बोलता है कि हाँ मैं भी उस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ भूल चुका हूँ, तो इसके चक्कर में मुझे वो चीजें भी याद आ जाएंगी। और जो सोगन होता है ये बातों को लेकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ वैसे तो किनिमल्स के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। और यहाँ पर वो अपने साथ चिग्गा को ज्वाइन करने के लिए बोलता है और ये लोग जल्दी ही उस आइलैंड पर बढ़ने वाले हैं। और तभी चिग्गा बोलता है कि अरे नहीं मुझे फिर से वो उस प्लेस पर वापस नहीं जाना। और जो सोगन होता है वो थोड़ा सा रोने लग जाता है। तभी वो बोलता है आइजन ने बोला था कि वो सेकेंड डे पर रिपोर्ट भेजेगा और आज
पास देखो तीसरा सीन हो चुका है, पता नहीं वो किसी मुसीबत में होगा। और वही बल्कि अकेले नहीं बल्कि तेंजा, सीओ, सागरी और भी बहुत सारे लोग मुश्किल में होंगे और इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ करके वेट नहीं कर सकता। और तभी चिक्का बोलता है कि अरे फिक्र करने वाली बात नहीं है। और तभी सोगन जो होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, हम लोग आइलैंड पर अब जाएंगे और इस मिशन को कंप्लीट करके जल्दी ही वापस आएंगे। और तभी इनके सामने एक विलेजर आता है, तभी यहाँ पर बोलता है कि मैं इसका क्या करूँ। और तभी अगली पल हमारे सामने होता है एक मॉन्स्टर, यानी कि हेल पैराडाइज का ये एक मॉन्स्टर है जो कि चिक्का यहाँ पर इसे अपने साथ ले आया होता है। लेकिन वो इसे सोगन को दिखाना चाहता था लेकिन दिखा नहीं पाया। और जहाँ पर जो सोगन होता है वो इस मॉन्स्टर के पास जाता है इसे देखने के, लेकिन वो देख पाता है कि ये मॉन्स्टर तो मर चुका है। लेकिन जो सोगन होता है वो ये बता देता है कि इसके अंदर से कोई भी लाइफ जैसा किसी महसूस नहीं हो रही है। और फिर ये लोग निकल जाते हैं और फिर यहाँ पर ये लोग शिनोबी के पास पहुंच जाते हैं। और जो ये 4 शिनोबीस होते हैं वो इनके ही साथ मिलकर के उस आइलैंड पर जाने वाले हैं। और तभी सिंह शिफ्ट होता है, हमें टाओ के बारे में एक चीज बताई जाती है। टाओ जो है वो खुद एक लाइफ है, अगर उसे चलाना है तो खुद एक लाइफ को, तो टाओ को यूज करने के लिए खुद उसे एक लाइफ को यूज करना होगा, जहाँ पर बहुत सारे क्वांटिटी एंड बॉडी एंड सोल्स के साथ। और यहाँ पर एक टेंगन जो कि लेटे हुए सारी बातें यहाँ बता रहा होता है। और उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है, तभी वो बोलता है कि क्या, बोलता है कि बॉडी और सोल्स अलग नहीं होते क्या। जहाँ पर टेंगन बोलता है बल्कि नहीं नहीं, हाँ ये तो टाओ के ही फॉर्म्स होते हैं। तभी यहाँ पर एक और टेंगन आती है जो कि एक लड़की होती है। तभी वो लड़की बोलती है फिर से ये सब चीजों के बारे में तुम लोग यहाँ पर बात करने लग गए, और ये उल्टी चीजों के बारे में हमने बात करने के लिए मना किया था ना। और यहाँ जो छोटा मॉन्स्टर होता है वो माफी मांगने लगता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जैसे ये लोग बाहर निकलते तभी बाहर में अचानक से एक अजीब सा मौसम बना रहता है और यहाँ तो मौसम सुहाना है, पार्टी वार्टी चल रही होती है। जहाँ पर वो पर्पल हेयर वाला जो टेंगन था और वो लड़की यहाँ पर इसका नाम रेयर बताती है और लड़की का जो नाम होता है वो फा होता है। और ये लोगों ने अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ये जगह बनाई होती है। और यहाँ पर ये वाटर एंड म्यूजिक के साथ साथ ब्रीडिंग स्टडीज को अच्छे से मैनेज कर पाए और बहुत ही मजे से ट्रेनिंग भी कर सके। और यहाँ पर नहाते समय, गाना सुनते समय ये 2 चीज की ट्रेनिंग कर पाएंगे, सुतेसु और सुटेन की। और यहाँ पर रूम भी बनाए गए हैं और यहाँ पर एक ऊंचा जुजुत्सु भी होता है और उसके अंदर में अच्छे से ट्रेनिंग कर सके और बहुत ही आराम से रह सके। और इसके अंदर में बहुत ही आराम के साथ और फोकस के साथ अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। और इसके अंदर में एक लड़के को देखते हैं जो कि एक टेंगन ही होता है और वो यहाँ पर अपना एक किताब को पढ़ रहा होता है। और जहाँ पर ये लोग बताते हैं जो टाओ की प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, मतलब डिपेंड करती है लाइफ्स के फॉर्म पे। और ये दूसरे के साथ ज्वाइन कर जो ट्रेनिंग करते हैं तो इनके अंदर नई स्ट्रेंथ आ जाती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बाकी टेंगन भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। काइंड ऑफ ये बहुत ही वियर्ड प्रैक्टिस होने वाली है और यहाँ पर ये बहुत ही वियर्ड ट्रेनिंग भी करते हैं। और यहाँ पर जो कुछ जगह होते हैं कुछ मदद ने बनाया होता है। और यहाँ पर जो फा होती है यहाँ पर एक येलो बाल वाले टेंगन को एक ड्रिंक पिला रही होती है और यहाँ पर येलो बाल वाली का नाम जू फा होता है। और यहाँ पर हम लोग को जूजन भी दिखाई जाती है और इस बंदी से हमारा गाबी मारू भी लड़ा होता है पिछले सीजन में। और तभी अगले सीन हम ये देख पाते हैं जहाँ पर हम एक जगह पर पहुंच पाते हैं जहाँ पर हम ये देख पाते हैं जो कि तेंजन कासल के अंदर होती है। और अब हमें कुसागरी दिखाई जाती है जो कि बोलती है उसे एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से जो है बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो 3 लोग होते हैं वो सागरी के साथ होते हैं और ये लोग भी तैयार होते हैं, ये लोग भी अपने कपड़े चेंज करे होते हैं। और तभी सागरी बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम लोगों ने कपड़े पहन ही लिए हैं। वो बोलती है कि ठीक है अब हमारा टारगेट जो है गाबी मारू और मे को ढूंढना और यही हमारा गोल है। गाबी मारू का जो टारगेट है वो है एलेक्सियर ऑफ लाइफ को ढूंढना और शायद वो एलेक्सियर ऑफ लाइफ ले पाए। और हाँ, जिसकी वजह से वो कासल की तरफ में रीच करने का सोच रहा होगा और शायद जो हम लोग गेट के बाहर जाए शायद वो मिल जाए। और तभी यूजिरिया बोलती है क्या हमें मिलना जरूरी है उनसे, हमें भी तो हमारे जो मिशन है एक्सिलर है उनके ऊपर भी तो हमें फोकस करना चाहिए। और वैसे भी इस आइलैंड पर चारों ही तरफ मॉन्स्टर भरे हुए हैं और वो जो सुपर डेंजरस टेंजन भी, और इसीलिए हमें मिशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और जितना जल्दी हो हमें इस आइलैंड से निकलना चाहिए। और तभी सागरी बोलती है कि नहीं हम लोग उससे मिलेंगे। और तभी यूजिरिया बोलती है कि अरे मैं तो तुम्हारे लिए ही ये बोल रही थी। और तभी सागरी बोलती है कि एक्टिंग करना बंद करो, मुझे ये लगता है कि तुमने ये पता कर लिया होगा यहाँ पर कोई एक्सिलर है ही नहीं और तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग रहें ताकि जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो शोगुन तुम्हें ज्यादा परेशान ना करे। और यहाँ पर बस तो तुम सिर्फ अपने ही लिए ही सोच रही हो। और यहाँ पर जो सागरी होती है वो यूजिरिया का हाथ पकड़ के बोलती है मैं भी यही चाहती हूँ कि हम साथ में मिल करके इस आइलैंड से निकल जाएं और इसीलिए अगर हम यहाँ से जाएंगे तो सब साथ में ही जाएंगे और हमारे साथ गाबी मारू भी होगा और तुम भी रहोगी। और शायद यहाँ पर गाबी मारू का आना ये शायद कोई ग्रांटेड नहीं होगा। जहाँ पर यूजिरिया बोलते है कि नहीं शायद मुझे लगता है कि गाबी मारू यहाँ पर आ ही चुका होगा। वैसे भी गेट के पास जले हुए एरियाज थे जो कि बहुत सारी गेट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, गेट के आसपास की चीजें, और वहाँ पर शायद गाबी मारू ने किसी के साथ फाइट करी होगी। और इसके अलावा कौन ऐसा ये कर सकता है, हाँ ये सही होगा गेट के बाहर जाके गाबी मारू से मिलना। और ये सारी बातें यूजिरिया बोल रही होती है। तब यूजिरिया बोलती है हम शायद जाके गाबी मारू से मिलते हैं। तो सागरी तुम बताओ गाबी मारू के वाइफ के बारे में क्या करूँ। और तभी सिंह दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, हमें गाबी मारू के साथ ही दिखाए जाते हैं जहाँ पर तामिया होता है वो बोलता है कि हम ऊपर इसीलिए चल रहे हैं ताकि हम तेंसेन कासल के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन हाँ मुझे कोई ऐसी चीज नहीं देख रही जिसकी वजह से मैं इसे कंफर्म कर सकूं कि आगे हमें तेंसेन कासल जाकर मिल जाए। तो मैं बोलती कि शायद हमें मिल जाए और मैं बोलती कि मैं झूठ नहीं बोल रही। और तभी गाबी मारू बोलता है कि अरे मेरी मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई है और जैसा मैंने सुन रखा है और समझा है और मुझे तो मेरा मिशन तो बेकार लग रहा है और मैं इस मिशन पर हुई क्यों, क्या मैं किसी
किसी का ऑर्डर फॉलो करो या फिर मेरे पास कोई रीजन है। और तभी गाबीमारू सोचता है शायद ये सभी चीजों कर करके और सोच कर शायद मेरी याददाश्त आ जाए वापस। और इसके बाद यामादा क्लैन के एग्जीक्यूशनर फूची होता है, वो पूछता है गाबीमारू से, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? और तभी गाबीमारू बोलता है कि अरे नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी यहाँ पर गाबीमारू के सामने आजा और उसका भाई आ जाता है, जिसके बाद आजा ये समझ जाता है कि ह्यूमंस हो तुम लोग, इसका मतलब तुम हमारे ही साथ हमारे ही बोर्ड में आए होगे। जिसके बाद आजा आते ही के साथ गाबीमारू के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर ताबी और फूसी भी अलर्ट हो जाते हैं और तोमा भी जो होता है वो तैयार रहता है। तभी यहाँ पर गाबीमारू और यहाँ गाबीमारू दोबारा से अटैक कर देता है आजा के ऊपर और हम ये देख पाते हैं कि वो तो पूरा उसका मुंडी ही तोड़ देता है। और तभी मैं बोलती है कि अरे इसके अंदर में तो टाओ है, वो भी बहुत बड़ा टाओ। और हम ये देख पाते हैं कि उसकी मुंडी टूटने के बाद भी वो जिंदा होता है। और तभी वो गाबीमारू को उठा करके तुरंत ही पटक देता है, जहाँ पर तामी और फूजी ये नोटिस करती है कि अरे इसकी गर्दन तो टूट गई थी ना, लेकिन ये हील कैसे हो गई। और इसके बाद गाबीमारू सोचने लग जाता है कि लास्ट नाइट हमने ये डिस्कशन किया था कि एक ऐसा मॉन्स्टर है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, शायद ये वही मॉन्स्टर तो नहीं है। तभी गाबीमारू सोचता है मैं इसको मारूंगा और बहुत ही पीटूंगा, इसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि जो आजा होता है वो गाबीमारू के ऊपर भारी पड़ जाता है, और लेकिन गाबीमारू पीटने के बाद भी हंस रहा होता है। और ये देख करके और ये देख आजा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि अरे पीटने के बाद तू हंस रहा है। और तभी गाबीमारू फिर से तैयार हो जाता है, वो बोलता है कि मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। और तभी हम देख पाते हैं गाबीमारू उसके ऊपर पंच मारता ही जा रहा है, उसकी आंखों के ऊपर भी वो अटैक करता है। और जब गाबीमारू जो कर रहा होता है और उसको ये करता देख आजा भी एकदम सरप्राइज हो जाता है, और जो गाबीमारू होता है उसके ऊपर अटैक करता ही जा रहा होता है। और आजा जो होता है इसके हर अटैक के बाद वो खुद को रीजनरेट करते जा रहा होता है। और तभी हम ये देख पाते हैं जहाँ पर गाबीमारू उसके गर्दन को अपने मुंह से चीर देता है। और अब हम ये समझ पाते हैं जो गाबीमारू होता है उसके वीक पॉइंट के ऊपर निशाना बना रहा है। और तभी फूची बोलता है कि मुझे अपने आंखों में ये देख करके अजीब लग रहा है कि दो बीस आपस में फाइट करे जो एक दूसरे से चिढ़ते ही जा रहे हैं, जहाँ पर ये अपनी चिप की बातों को याद करके कोई कैसा भी हो उससे तब तक लो जब तक वो टूट फूट करके अलग ना हो जाए। और यहाँ पर आजा को हम देख पाते हैं जो काफी क्रीपी लग रहा होता है, जहाँ पर गाबीमारू ने तो उसका गर्दन ही पूरा नोच के फेंक दिया। और तभी वो बोलता है कि ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए, तभी वो खुद को रीजनरेट करने लग जाता है। और तभी आजा बोलता है कि मुझे तो लगा नहीं था कि तुम नॉर्मल ही हो गए। तभी आजा अपने आप को पूरी तरह रीजनरेट कर लेता है और बोलता है कि चलो हल्के में बहुत ले लिया, अब धुलाई की बारी मेरी है। तभी हम देख पाते हैं कि आजा जो होता है वो गाबीमारू को बहुत ही धो रहा होता है, पर तामिया भी ये नोटिस करता है कि ये बंदा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गाबीमारू से। पर लेकिन जो गाबीमारू था इससे पहले वो तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग था इससे, पर अभी के लिए शायद गाबीमारू वीक पड़ चुका है। क्या गाबीमारू जब बेहोश होता तो उसके पास से शायद वो कमजोर हो गया है क्या? और यहाँ पर जो मे होती है वो गाबीमारू के टाव को देखती है, वो ये समझ नहीं पा रही होती कि गाबीमारू को जो टाव है इतना अजीब क्यों है। और तभी हम यहाँ पर गाबीमारू को देखते जो बहुत चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी मे बोलते कि वीक से ही स्ट्रॉन्ग का सीड बनता है, लेकिन गाबीमारू के अंदर कोई भी सीड नहीं बचा है। पर लेकिन गाबीमारू के अंदर जो चीज है वो कोई चीज मिसिंग जरूर है। और तभी गाबीमारू भी अपने अंदर में कुछ चीज को महसूस कर पा रहा होता है, वो भी सोचते है कि कुछ तो उसके अंदर में लॉस्ट जरूर हुआ है। और उसके बाद फिर से वो आजा से फाइट करने लग जाता है, पर लेकिन वो जो बंदा होता है बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और अब आजा यहाँ अपने भाई को ही बोल देता है कि बाकी लोगों को भी मार डालो। टोमा जो होता है वो सोचता है कि पहले वो तामिया को मारेगा, और तभी तामिया बोलता है कि अबे तूने मेरे साथ क्यों स्टार्ट किया, और शायद मेरे एक हाथ है तो सोच रहा है क्या तू मुझे हरा देगा। तामिया गुस्से में बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। और तभी अपना सर बहुत ही जोर से मार देता है टोमा के ऊपर। वो बोलता है कि चल तू अपना तलवार उठा ले, मैं बिना तलवार के तुझे हरा सकता हूँ। जहाँ पर फूसी बोलता है कि ये तामिया कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी के साथ, शायद ये यामादा क्लैन का मेंबर है। तामिया गुस्से में बोलते हैं जो सोचना है सोच ले, तू मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, और जो मुझे अंडर एस्टिमेट करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और टोमा ये समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है और इसके अंदर ताकत भी अच्छी खासी है। जिसके बाद हम ये देखते हैं जो टोमा होता है अपने रिफ्लेक्सेस को वो तामिया के सामने यूज करने वाला है। और तभी जो तामिया भी होता है वो तभी उसको ओवर पावर कर रहा होता है, टोमा को वो थोड़ा ओवर पावर कर रहा होता है। और टोमा की जो टेक्निक है तामिया उसे बहुत ही वीक बता रहा है। और तामिया ये भी बोल देता है कि तू अब तक बचा कैसे रह गया, तेरे भाई ने ये सारे रियल फाइट करी होंगी, और मैं ये जो तेरे प्यारे चेहरे को भी देख करके ये बता सकता हूँ। और टोमा बोलता है कि तू कुछ ही बोल ले, मैं तो अपने भाई को ही फॉलो करूंगा। और तू सुन ले, मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो अपना ग्रुप बना कर घूमते हैं, पर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं और मेरे भाई काफी है, और मैंने कभी अलायंस नहीं बनाई, मेरे भाई को ही मेरी जरूरत है, मुझे ही मेरे भाई की जरूरत थी। और तो तामिया बोलता है कि अरे और तुम ये क्यों सोच रहे कि तुम दोनों एक साथ काम करते हो, तुम दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, ऐसा तो नहीं है। और तभी टोमा होता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ मैं अपना भाई का भी एक पार्ट हूँ। और हम ये देख पाते हैं कितना बोलते ही टोमा फिर से उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तामिया ये देख करके हैरान हो जाता है कि इतने कम टाइम में ये इंप्रूव हो रहा है। और तभी टोमा डोसी को इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। और तभी फूसी बोलता है कि मैं से दूर रहना। और तभी फूसी मेरे को भी ये बोल देता है कि हमसे थोड़ा दूर रहना ताकि मैं इसे संभाल सकूं। ये बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। टाओ की मदद से मैं इस निंजा की मूव को देख सकता हूँ, और चाहे मुझे चोट भी क्यों ना लग जाए, पर लेकिन मैं रीजनरेट कर सकता हूँ। पर से उस टोसी ने ये भी कहा था कि मेरे टाओ कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तो इसीलिए मैंने इसे ट्रेन नहीं किया है, तो शायद ये मेरे ऊपर हावी भी हो सकता है, पर लेकिन अब मुझे वो करने का मन कर रहा है। और तभी वो गाबीमारू को जोर से जमीन में पटक देता है। और तभी गाबीमारू को ये एहसास हो जाता है कि बिना फोकस की मदद से वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगा। और तभी वो अपनी अजीब सी फीलिंग को भूल करके होलो बनने का कोशिश करता है। तभी उसे शिनोबी का रूल याद आता है, जिसके हिसाब से मरने से पहले उसको अपने एनिमीज को बहुत ही ज्यादा डैमेज करना होगा, जिस वजह से अब वो अपने निंजा को एक्टिवेट कर लेता
देता है और हम ये देख पाते हैं कि गावी मारू आग में जलने लग जाता है। तो ये तुम्हारा आखिरी रास्ता तो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, लगता है कि तो खुद को खत्म करना चाहता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा कर दूंगा और इसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके बाद गावी मारू निंजासु की मदद से हमला करना इसके ऊपर स्टार्ट कर देता है। वो उसकी रीजनरेशन से कुछ ज्यादा ही फास्ट अटैक कर रहा होता है और तभी वो चोबे को अपने साथ जलाने की कोशिश करने लग जाता है। और तभी चोबे बोलता है कि हाँ मैं तेरे साथ यहीं मर जाऊंगा। तभी गावी मारू बोलता है कि मुझे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता और हाँ मुझे मिशन के बारे में कुछ भी याद नहीं और अगर हाँ मैं मर गया तो विलेज से आकर के कोई भी इसे पूरा कर सकेगा। शिनोबी ग्रुप में ऑपरेट करते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल की लाइफ वर्थलेस होती है और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और हाँ वो चीज तुम्हारे पास है। जो लोग जीना चाहते हैं वो मुर्दों को नहीं हरा सकते। और तभी चोबी ये डिसाइड करता है कि वो अपने अंदर के सारे टॉक को साथ ही रिलीज कर देगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए उसका भाई होता है और वो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और तभी हम यहाँ फूजी को देखते हैं, वैसे तोशी को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया होता है। और तभी हम चोबे को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और तभी उसका भाई ये देख करके हैरान हो जाता है। और तभी चोबे अपनी पूरी पावर से गावी मारू के ऊपर हमला कर देता है और वो उसके ऊपर बार बार हमला करने लग जाता है जिसकी वजह से गावी मारू अपने निंजासु से उससे जलाने लगता है और चोबे उससे बचने की कोशिश करता है। उससे बच के गावी मारू के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज की वजह से गावी मारू और भी ज्यादा ताकत ला के आसपास की जगह को जला देता है। इस चीज की वजह से उसकी खुद की हालत भी खराब हो रही थी। और तभी हम चोबे को देख पाते हैं जो कि उसके अंदर यहाँ पर चारों तरफ उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता और तभी उसी के अंदर में एक चीज के अंदर उसे गावी मारू दिखाई देता है और ये चीज देख करके वो ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर बाहर में चोबे गावी मारू के ऊपर अंधाधुन अटैक करना चालू कर देता है क्योंकि उसे गावी मारू को किसी भी कीमत में मारना है। अरे ये आखिरकार गावी मारू अपना टाव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। फूसी बोलती है कि गावी मारू इस समय अपने टाव का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसके बारे में भूल चुका। दुश्मन का टाव इतना ज्यादा ताकतवर है जिस वजह से वो उससे नहीं जीत सकता। गावी मारू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा और अगर मैं यहाँ पर अपना निंजासु इस्तेमाल करता हूँ तो मैं मर भी सकता हूँ पर लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, कोई और इंसान आकर के इसे रिप्लेस कर सकता है जिस वजह से यानी कि मुझे अब जितनी मेरे प्रॉब्लम है मुझे खुद ही उसे हटाने होंगे और अब मुझे यह एहसास हो रहा है इस टाइम पर मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे इस बंदे को हराना है। तभी गावी मारू फिर से चोबे की तरफ बढ़ने लग जाता है और तभी यहाँ पर गावी मारू को एक चीज का एहसास होता है, कोई चीज यहाँ पर गावी मारू को रोक रही होती है लेकिन वो चोबे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इस चीज में ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और तभी यहाँ तामिया को यह एहसास हो जाता है कि गावी मारू मरने के लिए तैयार है। यहाँ फूजी को ये देख पाते हैं कि वो ऐसा नहीं चाहता कि गावी मारू मरे, कि गावी मारू का माफी मांगना कोई इसका गोल नहीं है, वैसे इसका यहाँ पर मरना कोई भी फायदा नहीं होगा और शायद जो उसका ओपोनेंट है वो भी शायद ऐसा ही सोचता होगा और शायद ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में भूल चुके हैं। वही फाइट करने के समय ये दोनों ही अपने आप को भूल चुके हैं, बस खाली ये दोनों लड़ते ही जा रहे हैं। तभी तोमा ये सोचता है कि मेरा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसे तामिया की एक बात याद आती है और तभी उसे ये एहसास हो जाता है कि चोबे उसको बचाने के लिए ये सब कर रहा है जिसे तोमा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और हम ये देख पाते हैं कि वो रोते हुए अपने भाई की तरफ में बढ़ने लग जाता है। और तभी चोबे यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से गावी मारू के ऊपर हमला करता ही जा रहा है और वो गावी मारू को मरना चाहता है ताकि वो तोमा को बचा सके। और तभी हम ये देख पाते हैं कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसे ये भी नहीं याद आता कि आखिरकार वो कौन है। और तभी उसे तोमा की आवाज आती है और जैसी उसकी आंखें खुलती तभी वो देखता है कि उसने तोमा को चोट पहुंचाई है। भाई मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि हम दोनों साथ में लड़ रहे हैं पर लेकिन तुम हमेशा अकेले ही लड़ रहे थे जिस वजह से मैं कमजोर था और तुम्हें ऐसा लगा तुम लड़ाई के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो पर लेकिन भाई अब होश में आओ, मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ और तुम मेरे सब कुछ हो। और इतना सुनते ही चोबे को यहाँ होश आ जाता है और तभी गावी मारू चोबे का ध्यान भटकता देख उन दोनों के ऊपर अपने फायर से अटैक करने ही वाला है। और तभी यहाँ पर मैं गावी मारू को रुकने के लिए बोलती है क्योंकि अगर वो और बेहतर पावर का इस्तेमाल करेगा तो वो मारा जाएगा पर लेकिन गावी मारू उसका कोई भी बात नहीं सुन रहा होता। और ये देख करके मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों के पैरों को नीचे की जमीन को तोड़ देती है जिस वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। और तभी गावी मारू ऊपर आकर के अपने एक लाश से चोबे के ऊपर एक पत्थर फेंक देता है और इसी वक्त चोबे टोमा को बचा करके टोमा को ऊपर फेंक करके खुद नीचे गिरने लग जाता है और वो अपने भाई को बोलता है कि मेरा इंतजार करना। और यहाँ मैं अपनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो यहाँ बेहोश हो जाती है और तभी तामिया उसे संभालता है और यहाँ फूसी तोशी को लेकर के आगे बढ़ता है। और तभी तामिया और ये देखते कि फूसी अचानक से बड़ी हो चुकी है और ये देख तामिया को ये समझ नहीं आता कि अरे अरे ये क्या हो गया। और तभी फूसी उसे चुप रहने को बोलता है, वो कहता है कि मैं डाइसेक्ट करके इसके बारे में पता लगा लूंगा जिस वजह से तामिया उसे बेवकूफ बोलता है। और तभी तामिया को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और तभी सागरी और उसके साथी कैसल से बाहर आने लग जाते हैं और वो जैसे ही बाहर आते हैं और वो कैसल का बाहर का नजारा देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग सा ही दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पर एक अलग सी आवाज आती है जिसने आज तक किसी ने नहीं सुना। तभी सियोल यहाँ से सभी को चलने के लिए बोलता है। तभी होको मुंह की बातों के
बारे में सोचता है। तो ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। ये ऐसा काफी टाइम से ऐसा ये लग रहा था कि इस आइलैंड पर जरूर कुछ गलत है और अब शायद ह्यूमंस ने टेंशन को मार दिया है। शायद इस आइलैंड पर कुछ बदल सकता है। क्या मैं तब तक अपने होशो हवास में रह पाऊंगा? और तभी वो लोग कैसल के गेट के आगे के सामने गाबीमारू और उसके साथियों के साथ गेट के सामने टकरा जाते हैं। और तभी यहाँ फूसी उन सभी को देखकर खुश हो जाता है और वो बाकियों के बारे में पूछने लग जाता है। और तभी यहाँ पर सागरी गाबीमारू की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वो यहाँ में से पूछने लग जाती है क्या उसने अपनी पावर को इस्तेमाल किया। वैसे फूजी उसके साथ बात करता हुआ देखकर मैं पूछने लगता है मैं मेरे को बचाने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। और वो कोई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने तोसी को पकड़ लिया होता है। और तभी यहाँ पर फूसी सोचता है कि आखिरकार सट कटने के बावजूद भी कैसे बोल पा रहा है। तभी वो बताता है कि पिछले 1000 सालों से मैं ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला हूँ जिन्होंने सोसी एंड डोसिन को मार गिराया है और अब तो इन्होंने एक एंसन को भी हरा दिया है। तो ये लोग पक्का इस आइलैंड को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। तभी यहाँ फूसी को सेंटा के मौत के बारे में पता लग जाता है। इस वजह से वो उसकी कब्र के पास जा करके उसके साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लग जाता है और उसके साथ बिताए हुए पलों को सोचकर रोने लग जाता है। और उन सभी लोगों को भी पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर 8 लोग ही बचे हैं। और तभी सोन इन सभी को उस कैसल से दूर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर इनके ऊपर कोई और टेंशन अटैक कर सकता है। तो सागरी इसके लिए मना करने लगती है क्योंकि गाबीमारू और मे की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। इस वजह से सागरी मे को गले लगा लेती है। ये यकीन नहीं हो रहा 3 दिन के अंदर में कितने लोग मारे गए हैं। मुझे ये पता है कि ये सभी कुछ आर्मी कमांडो की वजह से हुआ है पर ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी तामिया बोलता है अरे अब तुम इतने ज्यादा इमोशनल भी मत हो क्योंकि हम लोग यहाँ आने से पहले एक दूसरे को मार ही रहे हैं। तो तुम्हें ये लग रहा है कि हम सभी दोस्त बनकर के साथ में यहाँ से निकलेंगे। और ये सुनकर ये सोन इसमें एग्री करता है जिस पर तामिया को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता। और तभी ये बताता है कि तोमा एक गद्दार है क्योंकि यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं रहा तो उन्हें यहाँ पर शायद इसे मार देना चाहिए। तभी सागरी इसके लिए मना कर देती है और किसी को मरता हुआ देखना नहीं चाह रही होती जिस वजह से वो तामिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी यहाँ यूजिरिया उनसे लड़ने से पहले गाबीमारू का ध्यान रखने के लिए बोलती है क्योंकि गाबीमारू की अभी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। अब सागरी इसका ध्यान रखने के लिए बोलती है क्योंकि गाबीमारू इंजरीज की वजह से यहाँ पर बेहोश होया है। और तभी तामिया इन्हें बताता है कि वो इंजरीज की वजह से यहाँ बेहोश नहीं हुआ है बल्कि उसने अपने आप को ही खुद को जख्मी किया है क्योंकि वो फाइट करने से रुक नहीं रहा था, अपने लिमिट को पुश करते जा रहा था। और हाँ अभी गाबीमारू की टाव बहुत ज्यादा कम है जिस वजह से गाबीमारू कभी भी मर सकता है। और तभी ये बोलता है कि मुझसे जितना हुआ इसके जख्मों को भरने का तो मैंने उतना किया पर लेकिन मैं इसका गाबीमारू का जख्म को भर नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी फिजिकल बॉडी ही डैमेज नहीं हुई है, इसका कोर भी डैमेज हुआ है। और तभी यहाँ गाबीमारू को होश आ जाता है, वो उठने की कोशिश करता है और तभी सागरी और तामिया उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि गाबीमारू की याददाश्त अभी भी वापस नहीं आ पा रही होती है जिस वजह से वो उन सभी की बातें को मान लेता है ताकि कोई भी गाबीमारू के ऊपर शक ना करे। और तभी सागरी उसके तरफ बढ़ती है उसके जख्मों को देखने के लिए, तभी गाबीमारू उसको वहाँ से हटा देता है। तभी सोन ये देखकर गाबीमारू को समझाता है तुम अगर केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम मारे जाओगे। देख पाते हैं गाबीमारू की इससे कोई फिक्र नहीं होती। और तभी इसी वक्त सागरी गाबीमारू से पूछती है कि आखिरकार वो कौन है क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है कि गाबीमारू की याददाश्त जा चुकी है। और तो गाबीमारू को जैसे ही पता चलता है कि सागरी को उसकी याददाश्त के बारे में पता लग चुका है और तभी वो सागरी के ऊपर हमला कर देता है। और तभी फूसी और सोन उसे बचा लेते हैं। और तभी वो सागरी से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी सागरी बोलती है कि पक्का इसके तौ के अंदर में एबनॉर्मलिटी होने के कारण इसके मेमोरीज के साथ कुछ बुरा हुआ है जिस वजह से अब ये वो गाबीमारू नहीं रहा जिसे मैं जानती हूँ। तुम सही कह रही हो सागरी, मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इसकी सोल बहुत ही कम बची है। और तभी सागरी बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ गाबीमारू, तुम पक्का हमारे अलग होने के बाद हमेशा लड़ रहे होगे, बिना रुके तुम आगे ही बढ़ते जा रहे होते चाहे तुम बिना रुके एक गोल को अचीव कर सको। और तभी सागरी यहाँ पर सबको बोल देती है कि गाबीमारू को खुद के ऊपर छोड़ दो। और तभी वो गाबीमारू की तरफ बढ़ने लग जाती है। और तभी गाबीमारू सोचते है क्या उसको इसको मार देना चाहिए। गाबीमारू को ये समझ में नहीं आता उसे नर्वसनेस क्यों हो रही है। तो गाबीमारू तुम ये नहीं जानना चाहते कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तुमने अपने मेमोरीज को खुद को खो दिया है पर जो तो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है तो वो तुम्हें ठीक कर सकती है। हम सबसे पहले उस चीज को ट्राई करने वाले हैं। और हाँ तुमको मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं एक तुम्हारी बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी हूँ, तो इसीलिए मुझ पर भरोसा करो। और तभी सागरी गाबीमारू को टच करने का कोशिश करती है पर लेकिन गाबीमारू बार बार उसका हाथ हटा रहा होता है और इस वजह से सागरी को गुस्सा आ जाता है, वो उसको मार करके उसके ऊपर बैठ जाती है। और अब मुझे ये देख करके एहसास हो रहा है कि तुमने बहुत सारे टॉक का इस्तेमाल किया है और वैसे मैंने तुमको ये कहा है कि मैं तुम्हारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी हूँ, पर ये बिल्कुल भी सही फील नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिलेशन कुछ ज्यादा ही गहरा है। पर फिलहाल तुम लेकिन ये जान लो हमें तुम्हारी जरूरत है। और यहाँ पर फिर
गाबीमारू सागरी को हटाने का कोशिश करता है और ताकत ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, जिस वजह से सागरी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और तभी तामिया यहाँ पूछता है क्या वो लोग ओचू जूस इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी फा बोलते कि नहीं, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ये जो कर रहे इसके थ्रू सफलेट होती है, जिस वजह से गाबीमारू हील हो रहा है। तभी सियोन और यूजिरिया भी सागरी की इन हरकतों को देख करके बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं और सॉन को यह एहसास हो जाता है कि गाबीमारू और सागरी की टॉप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और वो कुछ ऐसा शेयर करते हैं जो उन दोनों को ही नहीं पता। और तभी गाबीमारू को यह एहसास होने लग जाता है कि उसकी पावर वापस आ रही है। और तभी सागरी उसे बताती है कि अगर हमें वापस जाना है तो हमें इकट्ठे होकर साथ में मिल करके काम करना होगा। और साथ ही वो उससे पूछती है क्या तुमको किसी और से नहीं मिलना। तभी हम गाबीमारू को देख पाते हैं कि उसको अपनी वाइफ के बारे में याद आ जाता है। और तभी हम चोबे को देख पाते हैं जो कि काफी दूर आ चुका होता है और हम ये देख पाते हैं कि वो फिर से नॉर्मल हो चुका है। और तभी वो बोलता है कि टॉन ने मुझ पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर हावी हो गया था और वो तो बहुत ही मिस्टीरियस और डेंजरस पावर है, अगर मैं एक बार इसे मास्टर कर लूंगा तो मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। और तभी चोबे ये नोटिस करता है कि उसके आसपास के सामने जितने भी बहुत सारे शोषण से वो घिर चुका होता है और इस वजह से बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि उसे टॉ को प्रैक्टिस करने का इतने सारे ओपोनेंट उसे मिल चुके हैं। और तभी हम इन सभी को देख पाते हैं उस केप में वापस आ जाते हैं पर गाबीमारू और उसके साथी पिछले रात रुके होते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर मौसे से बचे रह सकते हैं। पर तभी सॉन उन सभी को बोलता है कि अपना ध्यान रखना क्योंकि टेंशन यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। तभी तामिया पूछता है क्या टेंशन सच में इतने ताकतवर होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं। और तभी यूजिरिया इन्हें बताती है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, उन्होंने जिस टेंशन को मारा है मारने के लिए उन लोगों को 5 लोगों की जरूरत पड़ी है। और यहाँ पर रैंको को मुंह की मौत का पता चल गया होता है, जिस वजह से वो बाहर उसके कातिलों को ढूंढने के लिए निकल चुका है। और तभी यहाँ सियोल गाबीमारू से पूछता है क्या वो भी एक टेंशन से लड़ा है, जिस पर गाबीमारू हाँ बोलता है क्योंकि उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही होती है। और तभी गाबीमारू सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और अब मुझे टॉ की पावर का एहसास हो चुका है और ये भी एहसास हो गया कि जो टेंशन टॉ को कंट्रोल करते हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़कर चल जाना चाहिए क्योंकि इन केपी मॉन्स्टर के लड़ने के अलावा या हराने के अलावा इससे तो अच्छा हम आर्मी कमांडर वही सब कुछ संभाल दे। तभी गाबीमारू बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा तो मैं अपनी वाइफ को नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए मुझे माफी की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि मुझे सेफ्टी मिल सके। तो तुम अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो एक इल्यूजन है क्योंकि सोबी विलेजेस में इल्यूजन के जरिए लोगों को कंट्रोल करते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। गाबीमारू बोलता है कि इसके बारे में मुझे तब पता लग जाएगा जब हम लोग मेन लाइन पर पहुंच जाएंगे, पर इस टाइम पर मेरा गोल अभी भी वही है, जिस वजह से मुझे एलेक्सियर ऑफ लाइफ को हासिल करना ही होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई फायदा भी है। टेंशन ने कहा है कि ह्यूमंस के लिए वो एलेक्सियर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है और अगर वैसे तुम्हारी वाइफ अगर रहेगी ही नहीं तो तुम ऐसा क्यों ही कर रहे हो। तुम चाहे जो मर्जी बोल लो, मुझे तो मेरी वाइफ एग्जिस्ट करती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो। तुम चाहे फाइटिंग में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर लेकिन जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है तो बताओ। मैं अपनी बातों से इससे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे छोटी छोटी वो बातें याद है, जैसे कि उसकी आवाज, जैसे कि उसको मेरी तरफ में देखना, और हाँ जब वो हंसती है और उसके लंबे बाल और उसके सॉफ्ट हाथ और उसके बालों की वो खुशबू, और मुझे वो सब कुछ ही याद है। मेरी वाइफ का नाम सियोई है और मुझे ये पूरा यकीन है वो कोई एक इल्यूजन नहीं है, पर इसे तुम लोगों के सामने प्रूफ करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें ये प्रूफ चाहिए मुझे इस आइलैंड से निकलकर उससे मिलना ही होगा। और सागरी ये सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तामिया को भी ये रीजन काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि गाबीमारू ये सब कुछ अपनी बीबी की वजह से कर रहा है और इसी की वजह से वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यूजिरिया कहने लगती है कि स्नोबी के तौर पर उसे अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए थी। तभी सोनू से बताता है कि गाबीमारू के लिए वो उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों ही है, क्योंकि जब वो अपनी वाइफ के बारे में याद करता है तब उसकी टॉप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी हम चोबे को देख पाते हैं कि यहाँ पर उसने इन सभी को यहाँ मार गिराया होता है। और तभी यहाँ पर रायन आ जाता है, वो उससे पूछता है क्या तुम ही वो हो जिसने मुंह को मारा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, यानी कि इतनी लंबी वीडियो यहीं एंड हो जाती है।